हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है। जब भी आपको सीरीज का प्रश्न मिले तो एक चीज़ का विशेष आप लोग ध्यान दीजिए। आपको ये देखना है कि सीरीज पहले असेंडिंग आर्डर में है कि डिसेंडिंग आर्डर में है। इस सीरीज को देखेंगे तो ये असेंडिंग आर्डर में है, यानी बढ़ते क्रम में है। 2 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 12, 12 के बाद 20, यानी बढ़ते हुए क्रम में संख्याएं हैं। और किसी भी दो संख्या को, अगर स्टार्टिंग वाली किसी भी दो संख्या को पकड़ेंगे तो उनका डिफरेंस जो है 20 से कम है। जैसे 12 और 20 का डिफरेंस कितना है, 8 है। 20 और 30 का डिफरेंस कितना है, 10 है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो इनिशियल की संख्याएं हैं ना, उनका जो डिफरेंस है 20 से कम है। यानी ये बात क्लियर हो गया कि जब बढ़ते क्रम में है सीरीज और डिफरेंस 20 से कम है तो इस सीरीज में कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं हो रहा होगा। बात क्लियर है। तो देख लेते हैं इसमें क्या प्लस हो रहा होगा। 2 में क्या ऐड कर दे कि 6 आ जाए। अगर +4 ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा बिल्कुल। और 6 में क्या ऐड कर दे कि 12 आ जाए, +6 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। उसी तरह पुनः 12 में क्या ऐड करे कि 20 आ जाए, +8 ऐड कर देंगे तो। और 20 में क्या ऐड करे कि 30 आ जाए, +10 ऐड कर देंगे तो। और 30 में क्या ऐड करे कि 42 आ जाए, +12 ऐड कर देंगे तो। और 42 में क्या ऐड कर दे कि 56 आ जाए, +14 ऐड कर देंगे तो। और +56 में क्या ऐड करे कि 72 आ जाए। अगर +16 ऐड कर देंगे तो 72 आ जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देख पा रहे होंगे कि पहले 4 ऐड किया गया, उसके बाद 6, उसके बाद 8, यानी कि हर बार 2 ज़्यादा संख्या ऐड हो रही है। तो अब कितना 72 में ऐड होगा, तो 16 + 2 यानी 18 ऐड होगा। तो 72 18 कितना होता है, 90 होता है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और 90 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस तरह 80 17 से संबंधित है, उसी तरह क्वेश्चन मार्क और 13 कैसे संबंधित होंगी, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो हमें हमारा करने का अप्रोच क्या होता है, जो भी दो पेयर की संख्याएं दी गई होती हैं, जैसे यहाँ पे दो पेयर की संख्याएं 80 और 17 है, एक दूसरे से 80 और 17 कैसे संबंधित हैं, इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है। सेम लॉजिक सेम संबंध को हम लोग क्वेश्चन मार्क और 13 में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो 70 से 80 बन रहा है। देखिए वाइस वर्सा होता है, यानी 80 से भी हम 70 रिलेशन निकाल सकते हैं या 70 से 80, लेकिन हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो 70 से 80 कैसे बन सकता है, देख रहे हैं कि अगर 70 में 5 का मल्टीप्लाई कर दें, कितने का, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 × 5 = 85, और 85 में से 5 निकाल देंगे तो 80 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। सेम उसी तरह 13 में क्या कर दें, अगर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 × 5 = 65, और 65 में से 5 माइनस कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ भी माइनस किया है, तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा, 60 आएगा। और 60 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। फिगर काउंटिंग का प्रश्न है। 26 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में SSC CGL के फर्स्ट शिफ्ट में 26 तारीख को, इसी 26 को फिगर काउंटिंग का एक प्रश्न पूछा गया था। और उसमें जो फिगर थे ना वो 20+ थे। त्रिभुज का ही प्रश्न पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में। आप लोग देखेंगे तो हर शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन मिल ही जाएगा आपका फिगर काउंटिंग से रीजनिंग में। ठीक है, तो बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है फिगर काउंटिंग का। मेनली आपका ट्रायंगल यानी त्रिभुज काउंट करवाया जाएगा आपसे, या तो आयत काउंट करवाया जाएगा, या तो आपसे वर्ग। लेकिन जनरली जो होता है त्रिभुज और वर्ग पूछा जाता है। ठीक है, उसमें भी सबसे ज़्यादा कॉमन त्रिभुज आता है। काउंट करने का हमारा तरीका क्या होता है, सबसे पहले जो हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा होता है ट्रायंगल, उसको हम लोग काउंट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पूरे फिगर का एक बार ओवरव्यू लेते हैं और वैसे ट्रायंगल को, त्रिभुज को काउंट करने का प्रयास करते हैं, जो क्या होता है, हिडन होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। जिसमें जिसमें मैं बिंदु लगा रहा हूँ वो आपका एक त्रिभुज है। 4 5 6, 6 तो हमें स्पष्ट दिख रहा है।
7 क्या हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखिएगा जिसको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 7 ये हो गया। सेम उसी तरह यहाँ पे एक हो गया, 8 हो गया। सेम उसी तरह यहाँ से यहाँ तक एक हो गया, 9। 9 तो हमने काउंट कर लिया, कितना काउंट कर लिया, 9। अब ध्यान से देखिएगा, एक ये भी तो हो सकता है ना, यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 9 1 10। सेम यहाँ से यहाँ तक अपोजिट में भी तो एक मिलेगा ना, 10 1 11। हमने कितना काउंट कर लिया, टोटल 11। 11 हमने काउंट कर लिया। अब ध्यान से देखिएगा, अगला क्या हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक भी तो है ना एक, यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं, ये कितना हो गया, 12। यानी हमने कितना काउंट कर लिया, 12। अब अगला देखिएगा, 12 काउंट कर लिए है ना। अब अगला देखिए, यहाँ से यहाँ भी तो एक बनेगा ना, यहाँ से यहाँ, माफ़ी चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक 12, यानी कि 12 काउंट कर लिए, ये 13 हो गया। और सेम इसी तरह इसके अपोजिट में इधर देख लेंगे, 13 हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 13 1 14। यानी इसमें टोटल कितने फिगर हैं, 14 फिगर हैं इस आकृति में। कितने हैं, 14 त्रिभुज हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए बहुत ही कठिन प्रश्न होता है, देखने में आसान होता है कि हमें त्रिभुज काउंट करना है, लेकिन आप कंफ्यूज रहेंगे क्योंकि देखिए 12 13 14 15 ऑप्शन में दिया है। आप कंफ्यूज रहेंगे कि 14 के बाद भी तो कोई नहीं है ना, या 13 पर लटके हैं, सोचेंगे और है कि नहीं। तो इसमें प्रोफिशिएंसी तभी आएगी, एक्यूरेसी तभी बनेगी जब अधिक से अधिक आप क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में बस को 42 और कोट को 38 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस कूट भाषा में ड्रम को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि जब भी ऐसा प्रश्न मिले, यानी जब भी किसी अल्फ़ाबेट के पेयर को किसी संख्या से कोड किया जाता है, तो वहाँ पर कुछ नहीं होता है, प्लेस वैल्यू का गेम होता है। इस तरह का प्रश्न हर एग्जाम में आता है, जिस भी एग्जाम में रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाता है। कुछ भी नहीं होता है, जब भी किसी भी अल्फ़ाबेट के पेयर को किसी नंबर से कोड किया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू का सम होता है, सम में कुछ प्लस या माइनस होगा, या अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू का डायरेक्ट कोडिंग हो जाएगा, या अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू में -1 +1 करके कोडिंग किया जाएगा। यही होता है। लेकिन जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है टुवार्ड्स मूव करने का, वो क्या होता है, प्लेस वैल्यू। अब एक चीज़ और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 42 दिया है, यहाँ पे बस है, यानी इतना तो क्लियर है कि डायरेक्ट कोडिंग हो नहीं रही है। यानी यहाँ पे 3 आपके अल्फ़ाबेट हैं, उनके लिए 2 ही आपके नंबर ऑफ डिजिट हैं, तो कैसे पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है ना। तो यानी यहाँ दिख रहा है, और यहाँ कोट को 38 किए, यानी यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि प्लेस वैल्यू का सम होगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू के सम में हो सकता है कुछ माइनस किया जाएगा या कुछ प्लस किया जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू से मूव करेंगे। बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, यू का 21 होता है, एस का 19 होता है। सबको ऐड कर देते हैं। 21 2 23 और 19 कितना हो गया, 42 हो गया। प्लेस वैल्यू का सम किया तो 42 आ गया। इसी तरह कोट को देख लेते हैं। सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 3। टी ओ का कितना होता है, 15, और टी का कितना होता है, 20 होता है। तो 20 और 15 कितना, 35 3 38। यहाँ भी कितना बन रहा है, 38। यानी हम देख पा रहे हैं कि प्लेस वैल्यू का सम करने पे क्या बन रहा है, कोड किया हुआ संख्या मिल रहा है। तो सेम प्रक्रिया को हम लोग ड्रम में लगा देते हैं। अब देखिए, मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट हम लोग ऐड करेंगे, जो एग्जाम में जैसे करना है, आपको लिखना नहीं। देखिए डी का 4 18, आर का 18 18 4 22, यू का 21, ठीक है। 21 और 18 कितना हो गया, तो 31 39 हो गया, और 39 और 13 कितना हो गया, तो 39 42 और 42 10 कितना हो गया, कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक बार और काउंट करते हैं। डी का 4, आर का 18 22 हुआ ना, 22 और 21 कितना हो गया, 43, एम का 13 43 और 13 कितना हो गया, 56 आएगा, 56। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए एग्जाम में ऐसे ही ऐड करना है, ये नहीं कि लिख करके करेंगे तब तो लुटिया डूब जाएगी, सिलेक्शन तो नहीं होगा, ठीक है। आप भी कहीं फिर रीजनिंग के टीचर बन जाएंगे, चाहे मैथ के टीचर बन जाएंगे, लेकिन आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। आपको देखते हुए एकदम आपकी नज़रें इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि बस को देखते आप समझ गए 42 हो रहा है, ठीक है, यानी प्लस हो रहा है, प्लेस वैल्यू का सम हो रहा है। तो उसी तरह ड्रम को आप करिए 56 और आंसर करिए आगे निकलिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। 3 शब्द दिए गए हैं, शिखर, बादल, पर्वत। इन 3 शब्दों से एक डायग्राम बनाना है जो इन तीनों शब्दों को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, देखिए शिखर और बादल में कोई संबंध होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। और बादल और पर्वत में कोई संबंध होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन शिखर और पर्वत में कोई संबंध होता है क्या? हाँ, जितने भी शिखर होते हैं वो पर्वत पर ही होते हैं, यानी पर्वत के अंदर ही शिखर होते हैं। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गया कि पर्वत के अंदर ही क्या होते हैं। यहाँ पे मैं क्या बना लेता हूँ, पर्वत बना लेता हूँ। पर्वत के अंदर ही क्या होते हैं? शिखर होते हैं। शिखर, शिखर को सी से मैं डिनोट करता हूँ, शिखर। ठीक है, तो जितने भी शिखर होते हैं पर्वत के अंदर ही होते हैं। लेकिन बादल का कोई संबंध नहीं है, तो बादल के लिए हम अलग से एक वृत्त बना लेते हैं। तो कुछ हमारा इस तरह का डायग्राम बनेगा। और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक के ऊपर एक कुछ किताब रखी गई है। यदि एक किताब ऊपर से 18वें और नीचे से 5वें स्थान पर है तो कुल किताबों की संख्या कितनी है? देखिए क्वेश्चन आपको घुमा रहा है। क्वेश्चन में कुछ भी है नहीं, सिर्फ घुमाया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन पढ़े होंगे कि एक व्यक्ति का किसी पंक्ति में प्रारंभ से 8वां स्थान है और अंतिम से 7वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? सेम सवाल वही है। यहाँ पे किताब की बात की जा रही है कि एक के ऊपर एक कुछ किताबें रखी गई हैं। ठीक है, यदि एक किताब ऊपर से यानी इनिशियल से प्रारंभ से 18वें और नीचे से 5वें स्थान पर है तो कुल कितनी किताबों की संख्या पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, 18 कीजिए प्लस 5 कीजिए और -1 कर दीजिए, आ गया। 18 5 कितना हो गया? 23 -1 कर देंगे तो 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 22 किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में। देखिए इस टाइप को ही रट जाइए। जब भी बोले ना कि ऊपर से 18वां और नीचे से 5वां सेम किताब का स्थान है तो कुल कितनी किताबें हैं, चाहे कुल कितने व्यक्ति हैं, तो दोनों को ऐड करिए और -1 कर दीजिए। ठीक है, तो इस पैटर्न को याद कर लीजिए, पूछ लिया जाता है, इस पर बहुत क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन होता है, आसानी से आप करके निकल जाएंगे। हाँ, एक बात और, अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी मतलब पसंद आए, एक क्वेश्चन भी अगर आप लोग देख करके जाते हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया कीजिएगा। क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलता है, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि आपके एक लाइक से आप ही के जैसे 2 4 5 और स्टूडेंटों के पास जो यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है ना, हमारे वीडियो को रिकमेंड करता है, तो उनका भी कुछ सहायता हो जाता है, वो लोग भी कुछ देख लेते हैं, कुछ सीख पाते हैं, इतना ही हेल्प होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है जिस तरह कुत्ता 4 से संबंधित है उसी तरह चिड़िया क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। सेम 2 नंबर का प्रश्न है, जहाँ पे हम लोग 18:17 देखे थे। वहाँ पे अंतर इतना ही था कि वहाँ पे आपको नंबर दिया था, यहाँ पे आपको शब्द दिया है। और कई जगह आपको अल्फ़ाबेट का पेयर देगा, लेकिन करने का सेम तरीका होता है। जो भी 2 पेयर के शब्द संख्याएं दी गई होती हैं वो कैसे संबंधित हैं, क्या लॉजिक लग रहा है, सेम संबंध और लॉजिक हम लोग चिड़िया और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। कुत्ता दिया है, कुत्ता संबंधित है 4 से, तो इतना क्लियर है कि देखते पता चल रहा है कि कुत्ता है। कुत्ते का कितने पैर होता है? कुत्ते का कितना पैर होता है? तो 4 ही तो पैर होता है ना कुत्ते का। कितना पैर होता है? 4। तो कुत्ते के पैर को लिखा है 4। उसी तरह चिड़िए के कितने पैर होते हैं? तो चिड़िए के 2 पैर होते हैं, तो यहाँ 2 लिख लेते हैं क्वेश्चन मार्क में। अब ऑप्शन में देखते हैं कि 2 है कि नहीं, तो ऑप्शन में 2 है, तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगर मान लीजिए, सपोज करिए कि ऑप्शन में अगर 2 नहीं होता, तब यहाँ पे एक बात नहीं लगा होता कि कुत्ते का 4 पैर होता है। अगर कोई लॉजिक कुत्ते और जैसे कि यहाँ पे जो 2 पैर की संख्याएं दी गई हैं, शब्द दिए गए हैं, अगर कोई बात कोई लॉजिक उसमें लगा रहे हैं, तो जो क्वेश्चन मार्क और गिवन शब्द है वहाँ पे भी वही लॉजिक लगाने पर आपका आंसर ऑप्शन में होना चाहिए। अगर ऑप्शन में नहीं है तो जो 2 पैर के शब्द दिए गए होते हैं ना, वहाँ पे कुछ और लॉजिक लग रहा होता है। इस बात को समझिएगा। ऐसा मत कहिएगा ना 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 ये तो आंसर ही गलत दिया है, समझ रहा है ना, इस सवाल ही का ऐसा नेचर है।
कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको लॉजिक ढूंढना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। देखिए पूरा बिल्कुल मत पढ़िएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि टाइम बचाने की कोशिश करिए कि कितना आप टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। इस पूरे लाइन को पढ़ेंगे, 3 लाइन दिया गया है तो आपका 3 सेकंड तो चला जाएगा, बहुत तेज पढ़ेंगे, प्रो लेवल के होंगे तो, ठीक है। डाइज का प्रश्न है, देखते ही आपको पता चल गया होगा डाइज का प्रश्न है। तो ऊपर का पढ़िए मत, पढ़ के ज़िंदगी नहीं बर्बाद करना है, समझ रहे हैं ना, नहीं पढ़ना है। आपको करना क्या है? आंसर लाना है, आंसर लाना है। लास्ट में देखिए कि हमसे पूछ का रहा है, पूछेगा विपरीत फलक ही और का ही पूछ सकता है, कुछ और पूछ ही नहीं सकता है, समझ रहे हैं ना। यही पूछता है कि 2 के विपरीत क्या होगा, यहाँ पे शब्द दे दिया गया है, लाल के विपरीत क्या होगा, पीला के विपरीत क्या होगा, यही पूछ सकता है। तो देख लेते हैं पूछ क्या रहा है। तो लास्ट लाइन में देखिए कहीं पे कुछ दिया है यहाँ पे, लाल दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर पूछ रहा है कि लाल दर्शाने वाले के फलक के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा। अब हमको क्लियर हो गया, हमको लाल से मतलब है, लाल के विपरीत निकालना है। अब ध्यान से दोनों डाइस को देखेंगे तो दोनों डाइस में गुलाबी और नीला क्या है? कॉमन है। देखिए गुलाबी और नीला क्या है? कॉमन है। तो एक कंसेप्ट होता है कि अगर किसी 2 डाइस में 2 फलक के जो अंक होते हैं या शब्द होते हैं कॉमन होते हैं, तो दोनों डाइस के जो तीसरे फलक के शब्द होते हैं वह ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी लाल का विपरीत क्या होगा? विपरीत फलक पर सफ़ेद होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। इसी तरह आग लगा के एकदम 1 सेकंड में राइट आंसर लेके निकलना है, लेकिन कुछ बातें पता होनी चाहिए तभी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। जब भी जैसे इस डाइस की बात करें, दोनों डाइस में देखेंगे तो गुलाबी और नीला दोनों डाइस में है ना, दोनों डाइस के 2 फलक पे है कि नहीं। तो जो तीसरा फलक होता है ना दोनों डाइस के, तीसरे फलक पे जो भी नंबर संख्याएं शब्द होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक कंसेप्ट होता है, इसको आप लोग घोट करके पी जाइए क्योंकि बहुत तगड़ा काम करता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दी गई आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। दर्पण को mn पर रखा जाता है, यानी सिंपल सा प्रश्न बोल रहे हैं कि mn पे एक दर्पण है तो इसका आपका दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज बनाना है। देखिए प्रश्न आसान है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है, पूछता ही है, इसलिए यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको ऑप्शन से इस तरह का जब भी प्रश्न मिले ना तो बिना दिमाग उमाग लगाइए आप लोग ऑप्शन से कर लीजिए। आप लोग बुद्धिमान नहीं है, ऑप्शन से कीजिए। जाहिर सी बात है कि एच इधर आएगा तो एच सीधा रहेगा नहीं, ये ऑप्शन हो नहीं सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 6 सीधा इसमें है बिल्कुल, यहाँ भी 6 वैसा ही है तो सी भी नहीं हो सकता है। अब देखिए अब बी और डी बचाना, तो देखिए बी और डी बचाना तो अब क्या कीजिए आप लोग, अब ये मत देखिए कि इसमें क्या होगा। अब ये देखिए ना इसमें डिफरेंट क्या है, एच एक ही जैसा है, एन भी है, जी भी है, 6 भी है, एस भी है, 5 भी है, डी भी है, सब कुछ तो एक ही जैसा है लेकिन थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। ऑप्शन देखिए दोनों राइट आंसर हो जाएगा लेकिन दोनों में से हमको अगर एक चूज करना होगा, क्योंकि दोनों में बहुत खास अंतर नहीं है, दोनों में एक चूज करना होगा तो आप लोग यस को अगर देखेंगे तो जो नीचे का हिस्सा है थोड़ा बड़ा है, ऊपर का थोड़ा छोटा है ना। तो ऊपर जो भी हिस्सा आएगा थोड़ा छोटा आएगा और छोटा किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आप लोग थोड़ा सा ऊपर का देख रहे होंगे, एस का हिस्सा थोड़ा सा खुला हुआ बड़ा है तो इसलिए, लेकिन इतना माइनर डिफरेंस नहीं लिया जाता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि अगर बी और डी दोनों में से चूज़ करना होगा, वैसे तो दोनों आंसर सही है, तो बी और डी में से दोनों में से अगर चूज़ करना होगा तो आप लोग डी पे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बताया एस का थोड़ा सा आप लोग ग्राफ देखेंगे तो वहाँ से हमें पता चल रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 5 व्यक्ति क्यू आर एस टी और यू एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं, बहुत ही तगड़े। बैंकिंग के तो ऐसे प्रश्न होते हैं ना कि आप लोग देखेंगे ना तो मतलब क्या चक्कर आ जाएगा प्रश्न देख करके, कहेंगे छोड़ो भैया हम का लगाएंगे, अब थोड़ी लगाएंगे, एग्जाम थोड़ी देना है ऐसे प्रश्नों का। देखिए अगर किसी को गुमान है कि मुझे रीजनिंग आता है, किसी को गुमान है कि मुझे मैथ आता है, किसी को गुमान है कि मुझे मैथ आता है तो कैट का मैथ लगा ले, ठीक है। और किसी को अगर गुमान है कि मुझे रीजनिंग आता है तो बैंकिंग का मैथ उठा ले,
बैंकिंग का रीजनिंग लगा ले, ठीक है, पता चल जाएगा। कोई भी टॉपिक अगर आपको लगे ना रीजनिंग में, चलो भैया ब्लड रिलेशन मेरा बहुत अच्छा हो गया, अब जाइए आराम से बैंकिंग पीओ का आप लोग निकाल लीजिए रीजनिंग और लगाइए। जो भी टॉपिक आपको लगे कि आपका मजबूत हो गया वही टॉपिक उठाइए। मतलब क्या दिमाग का झंझट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन मैं एक सलाह दूंगा, आप लोग इस बात को समझिएगा। आप लोग भी जब और थोड़े से 1-2 साल तैयारी में लगे रहेंगे और एग्ज़ाम 1-2 देंगे, प्री देंगे, मेंस देंगे, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा। देखिए तैयारी उसी अनुसार करिए ना जिस अनुसार आपके एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट हो। ऐसा नहीं आपको करना है कि आप एसएससी देने जा रहे हैं और एसएससी के रीजनिंग के लिए आप बैंक का रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, तो इससे बड़ा चुतिया का कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, आपको मज़ा आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं निकलने वाला है कि आपको रीजनिंग एसएससी का देना है, पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, और आप लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि जब भी कोई स्कूल में, जब भी कोई कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग का कोई आपने टॉपिक पढ़ा तो अच्छी बात है कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं आप लगाने की कोशिश करिए। लेकिन मैं कभी सलाह नहीं दूंगा कि आप बैंकिंग का लगाइए, कैट का लगाइए, नहीं, आप एसएससी के ही प्रीवियस को लगाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो यही होगा कि आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तैयारी करते रहेंगे, 2 नंबर 4 नंबर से छटते रहेंगे। उसी तरह मैथ की मैं बात बता रहा हूँ, अगर मैथ रेलवे की आप तैयारी कर रहे हैं ना तो कभी गलती मत कीजिएगा कि आप नहीं मैं तो तिस्मार खान हूँ, मुझे परसेंटेज बहुत आता है, तो परसेंटेज का कैट का उठा के आप लगा रहे हैं, मज़े से आ भी रहा है आपको, मज़ा भी आ रहा है। ऐसा गलती मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ क्या होता है ना, जब वहाँ का कैट का परसेंटेज आप लगाएंगे ना तो थोड़ा लेंदी होगा, आपका टाइम किल होगा, आप कुछ सीखेंगे तो, लेकिन आप अपना टाइम वहाँ दे रहे हैं जो ज़रूरत नहीं है, नेसेसिटी उसकी नहीं है। आप प्रीवियस लगा लीजिए ना, रेलवे का जितना प्रीवियस, रेलवे ने जितने एग्जाम कराए उसको प्रीवियस लगा लीजिए, उसको रट डालिए, मॉक दीजिए। मॉक से बेस्ट कुछ भी नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ, मॉक से बेस्ट कुछ भी नहीं होता है। आप लोग कोई प्रीवियस देखिए, सिंपल सी तैयारी की वनडे एग्जाम के मैं फंडा बताऊँ, थोड़ा सा ज्ञान दे ही देते हैं। सिंपल सी बात बताऊँ, क्योंकि अगर आप लोग देखिए ऐसा अगर नहीं करेंगे ना तो फंस जाएंगे, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल फंसे रहेंगे, और फंसना आपको नहीं है, सिलेक्शन लेना है। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, सिंपल आप लोग सिलेबस कंप्लीट करिए, प्रीवियस लगाइए चप करके और मॉक दीजिए, और कुछ मत कीजिए, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है। मैथ रीजनिंग के लिए बेसिस तक कुछ नहीं करना है। ये नहीं कि हमको बहुत आता है, थोड़ा देख ले, आजमा ले, जोर आजमा लें, कैटो का लगा लें, बैंकिंगों का लगा लें, फिर कोई मतलब नहीं। हाँ, बैंक का तब लगाइए जब आप बैंक के पेपर में अपीयर हो रहे हैं, एसएससी भी दे रहे हैं, बैंक भी दे रहे हैं तो लगाइए, अच्छी बात है। कैट भी दे रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन प्रॉपर एक ही एग्ज़ाम पे लगे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा ऐसी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। ये स्वीट पॉइजन जैसा होता है, आपका टाइम लेके 2-4 साल निकल जाएगा और नौकरी हाथ में नहीं रहेगी। कोई बात नहीं, फिलहाल हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, देखिए जैसे जैसे बोल रहे हैं ना राजा, वैसे वैसे हम लोग करेंगे। और वनडे एग्जाम का बैंकिंग के छोड़ दें, सिटिंग अरेंजमेंट वनडे एग्जाम का जैसे एसएससी रेलवे का है तो आसानी से कर लेंगे, बहुत बड़ा उसमें लोचा नहीं है। जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे हम लोग करेंगे। बोले हैं 5 व्यक्ति क्यू आर एस टी और यू एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 5 व्यक्ति बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, उत्तर की ओर मुख करके यानी इधर मुख करके, यानी लेफ्ट इनका इधर होगा, राइट इनका होगा, ठीक है। मुख जिधर होता है ये मैटर करता है कि उसका बायां और दायां किधर होगा उन लोगों का, ठीक है ना। अब देख लेते हैं क्या हुआ आगे। एस टी और आर दोनों के ठीक बगल में है। यहाँ से इस लाइन से क्या हम लोग कुछ यहाँ लिख पाएंगे, मुश्किल है थोड़ा। अब एस को कहाँ लिखें, टी और आर को, देखिए ध्यान से कहानी समझिए, एस को कहाँ पे रखें और टी और आर को उनके अगल बगल में कहाँ रखें, कई पोजीशन पॉसिबल है ना। तो इस लाइन से हम लोग कुछ लिख पाने के मतलब स्थिति में नहीं है, तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यही सिटिंग अरेंजमेंट करता है, ठीक है। अब देखिए बोला गया है आर क्या है, क्यू के ठीक बगल में है। इस लाइन से भी अभी हम कुछ कहाँ लिखेंगे भैया, ठीक है, क्यू यहाँ लिख दिए तो आर यहाँ भी हो सकता है, आर यहाँ भी हो सकता है। जब क्यू यहाँ हो गया तो आर यहाँ भी हो सकता है, तो मतलब अनगिनत पॉसिबिलिटीज है कि नहीं। तो इस लाइन से भी हम श्योरिटी के साथ कुछ नहीं लिख सकते हैं, कहानी समझिए। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि क्यू पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर है, अब ये लाइन बोल रहा है
कि क्यू जो है बिल्कुल पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे यानी बिल्कुल राइट में है। अब तो क्यू का जगह पक्का हो गया, अब कहीं क्यू डोलने वाला नहीं है, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। अब आगे पढ़ते हैं लाइन। आर बोला था उसके ऊपर वाला लाइन कि आर क्यू के ठीक बगल में है, तो आर जो है क्यू के ठीक बगल में है, तो आर का एक ही पोजीशन है क्यू के लेफ्ट साइड में, यही तो है ना। देखिए अब बोला था क्या, एस क्या है, टी और आर के दोनों के ठीक बगल में है। जो एस है ना, टी और आर के दोनों के ठीक बगल में है, यानी एस को बीच में होना चाहिए, तभी तो टी और आर दोनों के बगल में यस है कि नहीं। तो टी के बगल में भी यस है, आर के बगल में भी यस है, तो आपका एक ही प्लेस बच गया, कौन सा, लेफ्ट वाला, और लेफ्ट में एक ही बचा है यू, यू आपका हो जाएगा। तो पूछा क्या था, तो अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठेगा, यानी सबसे लेफ्ट में कौन बैठेगा, तो आपका यू बैठेगा, सिंपल सी बात है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए इस सारी बारीकियां ना आप तभी समझेंगे ना जब अधिक से अधिक मॉक लगाएंगे, प्रैक्टिस के क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भग्य, भग्य का अर्थ गुणे और गुणे का अर्थ प्लस, तो निम्न में से कौन सा अभिव्यक्ति का मान होगा। सबसे लल्लू सवाल है, सबसे इजी सवाल है, लेकिन मजबूरी इसलिए है लगाने का क्योंकि एसएससी पूछती है ऐसा प्रश्न, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है, ये बोल रहे हैं ना कि प्लस का अर्थ प्लस नहीं है, प्लस का अर्थ माइनस है। माइनस जहाँ है ना उसका मतलब भग्य है, और भग्य जहाँ है उसका मतलब गुणे है। मतलब कोई बात नहीं, जहाँ जिसको बोल रहे हैं वो लिख लेंगे, सिंपल सी बात है, उतार लेते हैं। माइनस किसको बोल रहे हैं, माइनस का अर्थ भग्य है तो भग्य लगा लेते हैं 13, और भाग्य का अर्थ गुणे है तो गुणे लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। और गुणे का अर्थ क्या है, प्लस है, प्लस लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। सॉल्व कर लेते हैं, 13 9 117 हो गया, और 9 6 54 हो गया, -24 + 26, ठीक है। तो 24 26 2 54 2 कितना हो गया, 56, यानी कितना आएगा इसका सम 56 आएगा। और 56 मैंने कैसे सॉल्व किया, 54 26 को भी जोड़ दीजिए, या मैंने क्या किया 26 में से 24 को माइनस किया, 2 बचेगा, 54 2 56। अब ये ऐसा मत सोचिएगा ये पहले प्लस प्लस को जोड़ेंगे, कई दफ़ा ऐसे भी आप करके आपको आंसर लाने से मतलब है, ऐसे भी करेंगे तो भी बात वही है, वैसे करेंगे तो भी बात वही है, ठीक है। तो 56 आपका राइट आंसर हो जाएगा, और 56 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।